सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अब तक हम छोटे छोटे सेशन ले रहे थे कोई करंट के इश्यू पे। हालांकि बड़े टॉपिक की बात करें तो अभी तक हमने एक प्रस्तावना पढ़ा है संविधान का, बाकी छोटे छोटे सेशन लिए जा रहे थे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग अब एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके सहयोग से ही हो रहा है। मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप लोग उसको अगर देखेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तब उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। अन्यथा रिकॉर्ड करने से इसका कोई महत्व ज़्यादा रहता नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा एक शब्द यूज़ लेता हूँ कि हम लोग मतलब हम सब मिलकर करते हैं, क्योंकि अध्ययन का और अध्यापन का कार्य द्विमार्गी है, एक मार्ग से नहीं हो सकता। मैं चाहकर कुछ नहीं कर सकता हूँ। विद्यार्थियों को शिक्षक की इसलिए होती हैं, शिक्षक विद्यार्थियों के माध्यम से, तो ये द्विमार्गी चलता है दोनों का। विद्यार्थी ही अक्सर अच्छा शिक्षक बनाता है, अच्छा शिक्षक अच्छे विद्यार्थी बनाता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं, मैंने एक श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम रखा है संविधान की अंतरात्मा। मैं बताने वाला हूं कि संविधान की अंतरात्मा इस श्रृंखला का नाम क्यों रखा है, इसके माध्यम से आप कौन कौन से टॉपिक को लेकर हम लोग साथ में इस पर चर्चा करेंगे। तो संविधान की अंतरात्मा में हम 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें मुख्य रूप से मूल अधिकार, इसमें हम पढ़ेंगे एक तो मूल अधिकार को, दूसरा पढ़ेंगे इसमें नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा इसमें पढ़ेंगे मूल कर्तव्य को। 3 टॉपिक को लेकर हम संविधान की अंतरात्मा श्रृंखला के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लगभग प्रत्येक दिन एक सेशन के माध्यम से रूबरू रहूंगा, क्योंकि इनको एक साथ अपन पढ़ नहीं सकते हैं। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि जब भी किसी भी टॉपिक का अध्ययन करें, समग्र अध्ययन करें। अगर आप लोग समग्र अध्ययन नहीं करते हैं तो उस आधे अधूरे ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि आप माना कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ के पढ़ेंगे। अगर माना कि वो सवाल पूछने वाला कमीशन वहीं से अगर एक सवाल पूछ ले तो आपका पढ़ा हुआ भी कोई काम का नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में समग्र अध्ययन करना आवश्यक है। एमसीक्यू के माध्यम से भी मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर आपका समग्र अध्ययन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में यूट्यूब पे आकर समय व्यस्त करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपन इनका समग्र अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप किसी भी वैकेंसी में अगर बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई भाग है, चाहे यूपीएससी ले लें, चाहे आरपीएससी ले लें, चाहे अधीनस्थ बोर्ड ले लें, चाहे और कोई पीसीएस का ले लें, किसी भी कमीशन में अगर इंडियन पॉलिटी है तो आपको 3 टॉपिक ये अनिवार्य रूप से मिलेंगी। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, और फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य। तो यहाँ से अनिवार्य तौर पे 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि सबसे पहले इस संविधान की अंतरात्मा को करवाया जाए, ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अभी सेट वाले एग्ज़ाम के बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि ये टॉपिक हम कहाँ से पढ़ें, तो मैंने कहा मैं 15-20 दिन में ये टॉपिक सारे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप अच्छे से वहाँ पे इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इन टॉपिकों को मैंने संविधान की अंतरात्मा नाम इसलिए दिया है कि एक विद्वान है ग्रैनविल ऑस्टिन, आपने अगर नाम सुना है, जिन्होंने भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए किताब लिखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन। और उस किताब के अंदर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अंतरात्मा माना है। तो हमने इसमें एक और साथ में जोड़ दिया गया। हालांकि संविधान की अंतरात्मा मूल कर्तव्य को इसलिए शामिल नहीं किया कि मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य शामिल थे ही नहीं। ये तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा बाद में जोड़े गए। तो अब ग्रैनविल को ऑस्टिन की गलती नहीं है इसमें। ऑस्टिन कहता है कि अंतरात्मा तो 2 ही थे, अगर उस समय मूल कर्तव्य होते तो इसको भी कह देता अंतरात्मा, लेकिन हम इसमें भी इसको भी शामिल करेंगे। 3 टॉपिक इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारी एक श्रृंखला है, तो आप समझिए कि इस श्रृंखला में हम 3 टॉपिकों की बात करेंगे। संविधान की अंतरात्मा, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों को जो विद्वान कहता है उसका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन।
कई बार ये सवाल पूछा जाता है। जब भी ये सवाल आता है विद्यार्थी कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं आउट ऑफ सिलेबस। जब भी मूल अधिकारों की नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है एक विद्वान को जरूर याद किया जाता है। मैंने कहा ग्रैनविल ऑस्टिन, इनकी किताब का नाम भी याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। इसीलिए मैंने इसका नाम ही संविधान की अंतरात्मा रखा है, इस श्रृंखला का नाम। तो आज से हम लोग सबसे पहले मूल अधिकार को पढ़ेंगे, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व और उसके बाद मूल कर्तव्य के बारे में। तो आइए हम लोग बात करते हैं मूल अधिकारों के बारे में कि मूल अधिकारों से किस प्रकार के कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ कि इसमें कम से कम हमारे को सेशन लेने होंगे 12 से 15 सेशन, क्योंकि अपन मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकारों पे कम हम जो हैं आप समझिए कि 8 से 10 सेशन करने पड़ेंगे हमें। 8 से 10 मतलब 40 से 45 मिनट का एक सेशन होगा। दूसरी अगर अपन बात करें ऑफलाइन क्लासेस में, मैं बता देता हूं कि मुझे कम से कम 20 क्लासेस लेनी होती है मूल अधिकारों के बारे में, जब जाके हम प्रत्येक वाद के बारे में, प्रत्येक आर्टिकल के बारे में, सब क्लोज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। हालांकि ऐसे आपको मूल अधिकार कई यूट्यूब चैनल पर 1 घंटे में पूरे मूल अधिकार मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर पढ़कर भी मैंने कहा कि परीक्षा में सवाल सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समग्र अध्ययन करने के लिए हमारे को इतना समय इस पर चाहिए ही होता है, अन्यथा आप पढ़ ही नहीं सकते हो। तो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने कहा कि मैं 20 क्लास में मूल अधिकार करवाता हूं, तो कम से कम यहाँ पर हमारे को भी 7 से 8 सेशन मूल अधिकारों के मान ले, 4 से 5 बाकी मूल नीति निर्देशक तत्वों के सेशन ज़्यादा नहीं है, मूल कर्तव्य तो एक ही सेशन में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 10 से 12 सेशन के माध्यम से हम इसको तीनों टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। हालांकि एक सेशन मैंने पहले प्रस्तावना पे लिया है, तो 4 टॉपिक अपने इस प्रकार से कंप्लीट होंगे। हम लोग आज पढ़ते हैं मूल अधिकारों के बारे में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ने का एक तरीका होता है कि हम उसको किस प्रकार से पढ़ें। मूल अधिकार को लेके अपन बात करेंगे आज। अब समग्र अध्ययन की मैं अगर बात करूं तो समग्र अध्ययन का मतलब ये माना जाएगा कि मूल अधिकार को आप अगर समग्र अध्ययन में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, सामान्य से कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और इसके बाद में अगर मैं दूसरी बात करूं तो आपको देखना चाहिए इसका परिचय कि इसकी सामान्य क्या जानकारी है। तो दूसरी बात सामान्य जानकारी, और इसी के अंदर हमें पढ़ना होता है विशेषताओं के बारे में कि इसकी बेसिक विशेषताएं क्या है, 2 चीज़ें। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो मूल अधिकारों की अगर अपन बात करेंगे तो मूल अधिकार हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 3, और मूल अधिकार भाग 3 का मतलब है अनुच्छेद, भाग 3 में हम अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है क्या, मूल अधिकार संशोधन योग्य है या फिर नहीं है, इसको लेके बात करेंगे। और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो है 4 एस्पेक्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका परिचय, मूल अधिकार, विभिन्न श्रेणियां जो हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में संविधान के भाग 3 में उल्लेखित, और इसके बाद में क्या मूल अधिकारों के अंदर संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन किया जा सकता है तो उसकी सीमाएं क्या है, कौन से वाद में कौन सी बात कही गई, ये सारा अपन पढ़ेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं कि मूल अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। मूल अधिकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आप लोग नोट्स बनाएं तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जिस प्रकार से बोर्ड पे मैं व्यवस्थित लिखता हूं, एक बार लगभग मैं ये करता हूं कि बोर्ड पूरा जैसे अपन ने स्क्रीन पे लिख लिया,
उसके बाद में स्क्रिप्ट चेंज करने से पहले मैं एक बार साइड में इसलिए हो जाता हूँ कि आप उसको व्यवस्थित रूप से लिख लें। अब उसको आपको रोकना पड़ेगा, रोक के उसको लिखें। पहले जैसे मैं समझा रहा हूँ तो साथ में समझते जाएं, और लिखने का जैसे ही नंबर आए उसको रोक कर और आराम से लिखें उसको। और व्यवस्थित रूप से सारे नोट्स आपको इसको लिखने ज़रूरी हैं, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ से बाहर अपना किसी भी कमीशन के पेपर में आप देख लेना, अपना सवाल इस श्रृंखला से बाहर, इन टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप व्यवस्थित रूप से पूरे सेशन अच्छे से लिखकर उसके नोट्स अच्छे से अगर तैयार करते हैं तो, क्योंकि मैं वही चीज़ें आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ जो मैं क्लास ऑफलाइन क्लासेस विभिन्न बैचों में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन विभिन्न कोर्सेज में सक्सेस पॉइंट संस्थान के वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वही का वही पढ़ा रहे हैं। कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे थोड़ा जैसे तैसे पढ़ाएं, वो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जो भी पढ़ाएंगे समग्र अध्ययन ही करवाएंगे, अन्यथा एमसीक्यू के माध्यम से कभी यहाँ आने का प्रयास नहीं करेंगे, ये आप बता देता हूँ। एमसीक्यू तब लेके आऊँगा जब सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में जैसे अभ्यास के तौर पे एमसीक्यू लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। ऐसे नहीं है सीधे एमसीक्यू के माध्यम से, सवालों के माध्यम से टॉपिक तैयार, ऐसा ना होता है पॉसिबल, ना मुझे लगता है कि ऐसे लफड़े में आपको भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम लोग बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, इसलिए समग्र अध्ययन जरूरी है विद्यार्थियों। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हालांकि मूल अधिकारों की अपन अगर बात करें कि मूल अधिकार का ये कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से शुरू होता है। वैसे ये मूल अधिकारों का जो है अपन कहते हैं कि ये संविधान का भाग मैग्ना कार्टा अपन इसको कहते हैं। तो हम लोग इसको मैग्ना कार्टा इसीलिए ही कहते हैं कि ये मूल अधिकार जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन के अंदर 1215 के अंदर राजा किंग वहाँ का जॉन था, उसके द्वारा लोगों को कुछ चार्टर के माध्यम से अधिकार दिए गए, ऐसा समझौता किया गया। तो तब से ही मैंने कहा कि इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो भी मूल अधिकारों का भाग होगा उसको अपन इसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वैसे अगर अपन बात करें कि आरंभ होती है 1215, आप लोग ऐसे लिखें कि 1215 में ब्रिटेन के राजा द्वारा वहाँ के लोगों को, के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैंने कहा कि जिसे मैग्ना कार्टा शब्द कहा गया है, तो इसको मैग्ना कार्टा ये अपन इसीलिए अपन संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं, अपन संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो अपन लिख लेते हैं इसमें, इसलिए अपन इसमें ऐसे लिखें, मैंने कहा कि इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये बात हो गई कि कई बार सवाल पूछा जाता है कि इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं। तो आप लोगों को समझना है कि पहली बार अधिकारों की बात जो है वहीं से ही शुरू होती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि भारत के अंदर तिलक के स्वराज्य विधेयक में पहली बार मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा तिलक का स्वराज्य विधेयक, ये सन भी याद रखना, तिलक के स्वराज्य विधेयक, ये बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। हालांकि संविधान सभा की भी बात करें तो यहीं पर उल्लेखित थी, इसमें ही, इसमें दर्शन थे इसके में
अधिकारों का उल्लेख किया गया। अधिकारों का उल्लेख किया गया। ये अपन बात कर रहे हैं 1895 के तिलक के स्वराज्य विधेयक की। इससे पहले आप इसको अच्छे से लिख लें। तिलक के स्वराज्य विधेयक की अपन बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि 1895 में तिलक ने स्वराज्य विधेयक पेश किया था, जिसमें अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया। यहीं पर जब अपन संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो इसी के अंदर उसका भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद में 1921 में अगर अपन बात करें, 1921 में एनी बिसेंट द्वारा का कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट पेश किया गया। कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट पेश किया गया। इसी के अंदर भी भारतीयों के अधिकारों का उल्लेख था। तीसरा अगर अपन देखें तो 1928 की नेहरू समिति में मूल अधिकारों का उल्लेख था। नेहरू समिति के बारे में आप लोगों ने अगर कहीं पढ़ा होगा, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का जो गठन किया गया था, उसमें भी अधिकारों का उल्लेख किया गया था। ये बात है 1928 की। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो कांग्रेस का एक अधिवेशन है जो अधिकारों की, जिसमें स्पष्ट तौर पर भारतीय नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात की गई, वो है कराची का अधिवेशन। तो आप लोग ध्यान में रखना। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं 1931 का कराची अधिवेशन। जिसमें स्पष्ट तौर पे मूल अधिकारों की बात की गई। मूल अधिकारों की स्पष्ट बात की गई। ये सब पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस ने पहली बार किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की बात की, तो 1931 कराची अधिवेशन। अभी मैं आप लोगों को एक बताता हूं कि नेहरू समिति जो है, इसी को ग्रैनविल ऑस्टिन, जिसका आरंभ में अपन ने उल्लेख किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक लिखने वाले ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान में मूल अधिकारों का अग्रदूत अगर किसी को माना है तो इस समिति को माना है। तो आप लोग इसमें एक नोट करके ऐसे लिख लें कि ऑस्टिन नेहरू समिति को मूल अधिकारों की अग्रदूत मानता है। मूल अधिकारों की अग्रदूत मानता है। अग्रदूत मतलब पथ प्रदर्शक है। इसी के कारण मूल अधिकारों को संविधान में जगह दी गई। किसको माना गया है? नेहरू समिति को। इसके बाद में अगर अपन बात करें 1931 का कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन, ये ध्यान में रखना, कराची अधिवेशन जो है ये किस पार्टी का है? कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है, इसमें पहली बार मूल अधिकारों को लेकर स्पष्ट बात की गई। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। इसके बाद 1945 में एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था सप्रू समिति। बहुत महत्वपूर्ण समिति है 1945 में की सप्रू समिति। और इस समिति ने मूल अधिकारों को दो भागों में बांटा। एक तो मूल अधिकार जो वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब ये होता है कि जिसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। दूसरा होते हैं अवाद योग्य।
इसने कहा कि अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक वाद योग्य, दूसरे अवाद योग्य। अगर मैं बात करूं कि वाद योग्य का मतलब हो गया जैसे मूल अधिकार, फिर संविधान सभा ने मूल अधिकार जो है उसको बनाया वाद योग्य आगे जाके, और वाद योग्य में मूल अधिकार आ गए। और अगर अवाद योग्य की बात करें तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकारों को दो भागों में किसने बांटा, एक वाद योग्य, दूसरा अवाद योग्य, तो सप्रू समिति 1945 की समिति थी। और इसके बाद में वाद योग्य में संविधान सभा ने मूल अधिकारों को शामिल किया, जिसको लेकर अपन न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व आपको पता होगा कि अवाद योग्य, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर न्यायालय में किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप याद रखें कि वाद योग्य दूसरे अवाद योग्य, इस प्रकार का विभाजन करने का काम कौन सी समिति ने किया, सप्रू समिति ने। अब हम लोग पहुंच गए संविधान सभा में। तो संविधान सभा में मैंने कहा कि संविधान सभा में अगर सबसे आलोचित भाग अगर किसी को माना जाता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर बहस हुई है तो वो ये मूल अधिकारों पे। इसमें हालांकि आप लोग बात रखना कि मूल अधिकारों को लेकर कोई समिति नहीं थी, संविधान सभा की कोई समिति नहीं थी। एक संविधान सभा की एक समिति थी जिसका नाम था सलाहकार समिति, सलाहकार समिति। और इस सलाहकार समिति के अगर अध्यक्ष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इस समिति की 5 उप समितियां थी। कुल कितनी उप समितियां थी, 5। तो हालांकि 5 उप समिति को हमें यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, हम इसमें एक बात करेंगे कि 5 उप समितियों में से एक ऐसी उप समिति थी जिसका संबंध मूल अधिकारों से था। मूल अधिकारों से संबंधित ये उप समिति थी, ध्यान में रखना, समिति नहीं थी। समिति पूछा जाए तो सलाहकार समिति, अगर पूछा जाए कि मूल अधिकारों से संबंधित एक समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो ध्यान रखना कि उससे संबंधित सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप समिति मूल अधिकारों से संबंधित थी जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जिसके अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। मैंने कहा कि मूल अधिकारों पे सबसे ज्यादा बहस हुई, इसलिए अपन मूल अधिकारों को संविधान का सबसे आलोचित भाग कहा जाता है। अगर अपन कहें कि संविधान का सबसे आलोचित भाग कौन सा है, संविधान का सबसे आलोचित भाग, संविधान का सबसे आलोचित भाग मूल अधिकार है, जिस पर कम से कम 38 दिन तक बहस होती है। 38 बैठकें आयोजित हुई जिस पर बहस हुई, इसलिए अपन इसको सबसे आलोचित भाग मानते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँ से कैसे शुरू हुई, भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार से मूल अधिकारों को लेकर कब कब क्या मांग की गई, और इसके बाद में हम लोग आ गए संविधान सभा तक। ये संविधान का सबसे आलोचित भाग कहते हैं। संविधान द्वारा बहुत दिन तक इस पर बहस की गई और अंततः संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान में मूल अधिकारों की 7 मूल श्रेणियों को शामिल किया गया। हालांकि वर्तमान में इस श्रेणियों की संख्या जो है वो 6 रह गई है, क्योंकि एक श्रेणी संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो किस प्रकार रही और किस प्रकार से मैंने कहा कि भारतीयों द्वारा मूल अधिकारों की मांग से लेकर हम संविधान सभा तक पहुंचे। हम लोग बात करते हैं कि मूल अधिकारों का सामान्य परिचय क्या है, मूल अधिकारों से बेसिक सवाल क्या पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं कि संविधान के बारे में जो है सामान्य इसका क्या परिचय है। संविधान का सामान्य परिचय। संविधान के सामान्य परिचय को लेके अगर अपन बात करें तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे
देखो संविधान में मैंने कहा कि मूल रूप से अगर अपन बात करें तो संविधान में मूल रूप से अधिकारों की 7 श्रेणियां थी। हम मूल अधिकार कह सकते हैं कि मूल अधिकारों की 7 श्रेणियां थी। ठीक है। वर्तमान में हालांकि इसकी 7 श्रेणियां नहीं है, वर्तमान में एक श्रेणी को हटा दिया गया। दूसरी बात है कि संविधान के भाग की बात करें कि संविधान का भाग जो था इससे संबंधित है, भाग 3 है। संविधान का भाग 3 आपसे पूछा जाएगा, कई बार सिंपल सवाल पूछा जाता है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है। तो याद रखें कि संविधान का भाग जो है वो 3 बात करता है, और इस भाग 3 के अंदर अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो एक तो भाग संविधान का और दूसरा आर्टिकल, याद रखें दोनों अच्छे से। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि वैसे मूल अधिकारों से संबंधित हमारा भाग जो है वो प्रभावित कहाँ से है, तो विश्व के अगर प्रथम लिखित संविधान की अगर अपन बात करें तो हालांकि लिखित संविधान में व्यवस्थित रूप से मूल अधिकार जो है उल्लेखित किए गए अमेरिका के संविधान में। तो ऐसी स्थिति में अगर अपन बात करें कि विश्व के अन्य देशों द्वारा जो भी संविधान में मैंने कहा कि मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट जो आया वो अमेरिका से ही आया है। तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि भाग 3 जो हमारा है संविधान का वो प्रभावित है अमेरिका से। तो ये प्रावधान कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक बात मैं हमेशा बताता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि स्पष्ट तौर पे संविधान में हमने लिखा है कि हमने कौन सा भाग कहाँ से लिया है, ऐसा कुछ भी उल्लेख स्पष्ट तौर पे नहीं किया गया है। ये तो हम संविधान में क्या है कि जो बहस वगैरह होती है उसके आधार पे अनुमान लगाते हैं कि कौन सा भाग कहाँ से प्रभावित है। अभी अपन अगर इसमें भी बात करें कि कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो दूसरे देशों से प्रभावित हैं, जैसे धर्म की स्वतंत्रता जो है, अगर आपसे स्पष्ट पूछा जाए कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो भाग है वो अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मैं बता देता हूँ कि आप याद रखना पोलैंड के संविधान से धर्म की स्वतंत्रता। अगर मूल अधिकार पूछे तो अमेरिका ठीक है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है? पोलैंड से, पोलैंड के संविधान से। अगर आपसे पूछा जाए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आप लोग याद रखें यूगोस्लाविया के संविधान से। ये जब अपन यूगोस्लाविया कहाँ से लिया गया? यूगोस्लाविया। जब अपन संविधान सभा की बहस जो पढ़ते हैं, जो राज्यसभा की वेबसाइट पर दी गई है, अगर बहस को आप पढ़ोगे तो उसमें प्रत्येक मूल अधिकार के बाद में ये उल्लेख किया गया है सदस्यों के द्वारा दूसरे देशों के बारे में बताया गया कि किस देश के संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था है। तो वहीं से अपन अनुमान लगाते हैं कि कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया, किस देश के जैसा रखा गया प्रावधान। तो आप लोग ध्यान में रखें कि ये मूल अधिकारों से संबंधित अपन सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं। अब तक जो है हमने क्या पढ़ा है, देखिए एक बार क्विक रिवीजन इसका देखते हैं अपन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने बात की 1215 में ब्रिटेन की राजा द्वारा मैग्ना कार्टा, जिसको अपन इसलिए अपन भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। दूसरा तिलक का स्वराज्य विधेयक याद रखें 1921, अच्छा इसको आप लोग 1925 कर दें, ठीक है, 1921 नहीं 1925 का ही। 1925 में हालांकि इसको स्पष्ट तौर पे सन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको 1925 एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट पेश किया गया, जिसके अंदर अधिकारों का उल्लेख किया गया। 1928 की नेहरू समिति, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। 1931 का कराची अधिवेशन था, और उसके बाद में 1945 की सप्रू समिति, जो वाद योग्य अवाद योग्य, वाद योग्य में बात करें मूल अधिकार, अवाद योग्य में नीति निर्देशक तत्व आते हैं। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि संविधान सभा की एक समिति थी, सलाहकार समिति, और उसकी उप समिति थी जो मूल अधिकारों से संबंधित थी, जिसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। तो ये उप समिति है, ये समिति है। तो संविधान सभा का सबसे आलोचित भाग मूल अधिकारों को माना जाता है, भाग 3 को माना जाता है, ये बात ध्यान में रखें।
इसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे कि मूल अधिकार का सामान्य परिचय देखा जाए तो मूल रूप से मूल अधिकारों की 7 श्रेणियां थी। अभी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि वर्तमान में जो इन श्रेणियों की संख्या है वो 6 है। ध्यान में रखें कि वर्तमान में 6 श्रेणी है, क्योंकि एक संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार हटाने के बाद में संख्या कितनी बची है, 6। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35, ये प्रावधान मैंने कहा कि मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका में लिया गया है। स्पेशली अगर विशेष रूप से पूछे कि धर्म की स्वतंत्रता किस संविधान से प्रभावित है तो पोलैंड याद रखें। शोषण के विरुद्ध अधिकार स्पेशल अगर पूछा जाए तो ध्यान में रखना कि युगोस्लाविया होगा। अभी कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सवाल पूछे जाते हैं उसका ट्रेंड बहुत बदल गया है। आपको ऐसा लगेगा कि ये सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी मेरे साथी कहते हैं कि ये साजिश है पॉलिटिकल साइंस वालों के विरुद्ध कि पॉलिटिकल साइंस विषय को समाप्त किया जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बस विद्वान ये चाहते हैं कि अच्छे विद्यार्थी जो गहनता से अध्ययन करने वाले विद्यार्थी आगे आएँ, सिर्फ एक चीज़ को रटकर आगे आके जो समझ नहीं विकसित कर सके विषय के बारे में। क्योंकि अब बड़े एग्जाम में अगर आप लोग पास होके जाते हैं तो वहाँ आपको रिसर्च भी करने पड़ते हैं, विषय के प्रति आपकी बहुत गहन मतलब समझ होनी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं हो कि बिना किसी समझ का कोई विद्यार्थी पास हो जाए। तो इसलिए बहुत गहराई से सवाल पूछे जाते हैं। आप हमेशा एक बात इसमें ध्यान रखें कि ऐसे समय में किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी को नुकसान नहीं होता है। ऐसा है जितनी सीट की वैकेंसी है उतनी तो सीटें ली जाएगी, उतने विद्यार्थी तो लिए जाएंगे। अब किसको लिया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा गहनता से पढ़ता है, बहुत ज़्यादा समग्रता से पढ़ता है, अच्छे से अध्ययन कर पाता है। तो इसमें कोई किसी को विषय समाप्त होने वाली कोई बात नहीं है। विषय की प्रासंगिकता तब तक रहेगी जब तक देश रहेंगे, शासन व्यवस्थाएं रहेगी, जब तक संविधान रहेंगे तब तक हमारा विषय रहेगा ही रहेगा। आप निश्चित होके चलें। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि समग्रता से इसलिए स्टडी करना आवश्यक है। तो हम सामान्य परिचय की बात कर रहे थे। अभी हम लोग बात करते हैं कि संविधान हमारे को जो मूल अधिकार दे रहा है उन मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है। तो अपन विशेषताओं पर आते हैं कि मूल अधिकारों की विशेषताएं। तो मूल अधिकारों की विशेषताएं, कई बार सवाल ऐसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की नहीं है। तो आप लोग इसमें ध्यान में रखें कि कौन सी विशेषता भारत के संविधान। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपन इसमें बात करेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पे अपन लोग जैसे ही पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये मूल अधिकारों से संबंधित जो बात है वो है क्या एक्चुअली में। सबसे पहली मैं बात करूं कि कोई भी विश्व का ऐसा संविधान नहीं है जो इतने विस्तृत तरीके से मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में लिखित रूप से करता हो। हालांकि अपन बात करें कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में आज दिन तक किसी देश का संविधान इतना विस्तृत तरीके से नहीं लिखा गया जितना विस्तृत तरीके से हमारे देश का संविधान लिखा गया। इसीलिए तो ऐसा है कि आज 75-80 साल से हमारा संविधान वैसा का वैसा जीवंत दस्तावेज के रूप में पड़ा है। आप समझिए कि 1950 से लेकर 76 साल हो गई, लेकिन हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज इसलिए है क्योंकि इसको व्यवस्थित रूप से लिखा गया। जिन लोगों ने लिखा है उनकी नीयत बड़ी साफ थी। उनकी नीयत में किसी प्रकार की खोट नहीं थी कि ऐसा संविधान लिख लें जो आगे जाके बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर दे। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। विश्व के तमाम देशों के संविधान को आप देख लो, 4 से 5 बार संविधान बदल दिए गए, लेकिन हमारा संविधान मूल रूप से आज भी वही है। तो पहली जो इसकी विशेषता है वो इस प्रकार से है कि संविधान में मूल अधिकारों का विस्तृत उल्लेख, मूल अधिकारों का विस्तृत उल्लेख। हम अभी बात कर रहे थे कि संविधान का भाग 3 जो है, भाग 3 सिर्फ मूल अधिकारों की बात करता है। और इसमें भी अनुच्छेद की अगर बात करें, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक,
तो 12 से 35 का मतलब कम से कम अगर अपन बात करें 22-23 संविधान के आर्टिकल जो केवल किसकी बात करते हैं, मूल अधिकारों की बात करते हैं। जबकि विश्व में अगर अपन अमेरिका का संविधान अगर देखें तो अमेरिका के संविधान में कुल आर्टिकल की संख्या 7 ही है, पूरे अनुच्छेद 7 ही है बस उसमें, लेकिन हमारे 23 आर्टिकल तो सिर्फ मूल अधिकारों की बात करते हैं। टोटल 395 आर्टिकल को छोड़ दिया जाए तो माना कि, लेकिन अमेरिका के संविधान में आर्टिकल की संख्या ही 7 है, कुल 7 आर्टिकल ही है। तो अपन बात कर रहे हैं कि सबसे पहला जो मूल अधिकारों की विशेषता है कि मूल अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। दूसरी बात आप लोग ध्यान में रखें कि मूल अधिकारों से संबंधित जो भाग हैं वाद योग्य हैं। मूल अधिकार वाद योग्य हैं। अब वाद योग्य का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय की शरण ले सकता है। अब न्यायालय की शरण में जब व्यक्ति जाएगा तो दो चीजें ध्यान में रखना कि अगर वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 226 जो मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये भाग 3 का हिस्सा नहीं माना जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 32 के तहत जाएगा जो भाग 3 का हिस्सा है। भाग 3 मैंने कहा 12 से लेकर 35 में, तो 32 भी उसमें है, तो ये भाग 3 के तहत ही जाता है। लेकिन मैंने कहा कि हाई कोर्ट में भी व्यक्ति जा सकता है, दूसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो दूसरी मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषता है कि ये वाद योग्य हैं। कैसे होते हैं? वाद योग्य। तीसरी बात अगर अपन करें कि मूल अधिकार जो हैं व्यवहारिक है। मूल अधिकारों का भाग कैसा है? मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। व्यवहारिकता पर आधारित है। अब व्यवहारिकता का मतलब जिंदगी में व्यक्ति को जो स्वतंत्रता, समानता, जो चीज़ें आवश्यक होती हैं उसी को लेकर ये बात करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैद्धांतिक बातें की गई है जो आम व्यक्ति को किसी प्रकार से समझ में नहीं आए। मैंने कहा कि इस प्रकार के मूल अधिकार नहीं है। उसके बाद में अगर अपन तीसरी बात करें कि मूल अधिकार जो हैं वो एक तो आप ध्यान में रखें कि मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकारों से भिन्न है। तो प्राकृतिक अधिकारों को स्थान नहीं दिया गया, को स्थान नहीं दिया गया। देखो, प्राकृतिक अधिकार का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को जीवन से प्राप्त हो, जो आंतरिक हो, जिसका किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सके। दूसरा, प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के साथ साथ पशुओं के भी होते हैं, तो दोनों के हो। हालांकि पशुओं के बारे में मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो प्राकृतिक अधिकार का मैंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई स्थान नहीं है, आप ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि मूल अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का जो प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक बात करता है, तो ये हमारे मूल अधिकार मैंने कहा कि उनसे भिन्न है। ये किसी भी प्रकार से प्राकृतिक अधिकार नहीं होते। प्राकृतिक अधिकार किसी व्यक्ति को प्रकृति से, जन्म से प्राप्त होते हैं और वो एक तरीके से निरपेक्ष होते हैं, आंतरिक होते हैं। जबकि मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, विशेष परिस्थिति में इनका उल्लंघन हो सकता है। जैसे अपन बात करें 1975 के आपातकाल में व्यक्तियों के मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। अगर प्राकृतिक अधिकार है तो व्यक्ति के अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में सरकार चाहे तो हमारे मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकती है। तो हम लोग बात करेंगे एक ये भी विशेषता है कि मूल अधिकार आंतरिक व निरपेक्ष नहीं है। आंतरिक का मतलब वो एब्सोल्यूट, जो अपने आप में पूर्ण हो। आंतरिक व निरपेक्ष नहीं है। मैंने कहा कि निरपेक्ष का मतलब होता है जिसका किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं हो। लेकिन आप ध्यान में रखना कि सरकार विशेष परिस्थिति में
सरकार विशेष परिस्थिति में मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है। विशेष परिस्थिति में मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है। अब विशेष परिस्थिति का मतलब है कि विशेष परिस्थिति में आपातकाल लगाया जाएगा, और आपातकाल लगाया जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्तियों के मूल अधिकारों को सरकार चाहे तो सस्पेंड कर सकती है। दूसरी अगर अपन बात करें कि मूल अधिकारों की प्रवृत्ति जो है अधिकतर नकारात्मक प्रकृति के, कैसे है मूल अधिकार अधिकतम अगर अपन बात करें, या फिर अपन कहें कि सामान्यतः, हालांकि कुछ सकारात्मक भी है, सामान्यतः यह नकारात्मक प्रकृति के। नकारात्मक प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ कि ये राज्य के खिलाफ है, कुछ व्यक्ति के खिलाफ है। लेकिन ध्यान में रखें कि कुछ मूल अधिकार सकारात्मक प्रवृत्ति के भी हैं, कुछ मूल अधिकार कैसे हैं, सकारात्मक प्रवृत्ति के, सकारात्मक प्रवृत्ति के। आप लोग इसको ऐसे लिखें। कुछ इसलिए है कि कुछ व्यक्ति को देने की बात करते हैं, और कुछ बात करते हैं सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ। तो आप लोग ये याद रखें कि कुछ तो सकारात्मक तो है, कुछ नकारात्मक भी है। इसके बाद में अपन लोग अगर बात करें, एक चीज और ध्यान में रखना कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को है। हालांकि अधिकतर की अगर बात करें, सामान्यतः की बात करें तो सामान्यतः मूल अधिकार भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को है। कुछ मूल अधिकार केवल भारतीयों को है। को प्राप्त है। जैसे इसमें अपन बात करें आर्टिकल की, जैसे आर्टिकल अनुच्छेद 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को है, केवल भारतीयों को है। ये अधिकार किसी भी प्रकार से विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब इसमें 2 प्रकार के सवाल यहाँ बनते हैं। एक तो प्रश्न सीधा आर्टिकल का पूछा जाता है, और आजकल आर्टिकल का नहीं आता है, प्रावधान का आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 समानता के अधिकार हैं 15 आर्टिकल में, 16 आर्टिकल, एक 19 स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, और 29 और 30 अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये किसी भी प्रकार से विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के जो नागरिक हैं उन्हीं को ही प्राप्त हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि मूल अधिकारों की विशेषता में ये है। अब अपन बात करें कि मूल अधिकार में जो मूल अधिकार हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था व उदारवादी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपन कह सकते हैं कि बढ़ावा देते हैं। अपन ने बात की है जो अधिकतर मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, वाद योग्य इसलिए होते हैं कि जिसको अपन न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं कि इनको ध्यान में रखना कि मूल अधिकार जो होते हैं निरंकुश कभी नहीं होते हैं, निरंकुश नहीं है। विशेष परिस्थिति में इनको सीमित किया जा सकता है, तो निरंकुश नहीं है, इन्हें सीमित किया जा सकता है। ये भी एक इसका ही भाग है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मूल अधिकारों की विशेषताओं को लेकर। तो आज हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था कि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका परिचय, इसकी विशेषताओं को अच्छे से जान चुके हैं कि क्या विशेषताएं होती हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मूल अधिकार से संबंधित सामान्य विशेषताओं, सामान्य परिचय से संबंधित, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित किस प्रकार के सवाल
पूछे जाते हैं। कल के अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे, भाग 3 से शुरू करेंगे। कल अनुच्छेद अपन जो है 12 से शुरू करेंगे, जहां भाग 3 शुरू होता है, और 6 प्रकार की श्रेणियों के मूल अधिकार कल से अगले सेशन में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न वाद में इस बात को किस प्रकार से व्याख्या की गई है, ये सारा अच्छे से पढ़ेंगे। तो नियमित तौर पे आप इन सेशन में बने रहें। मैं एक बात और बता देता हूँ कि जब तक आप लोग ये सोचेंगे कि क्लास को रेगुलरिटी नहीं रखेंगे, जैसे ही मैंने कहा कि हमारा सेशन मेरी इस श्रृंखला जो है मैंने शुरू की है, इस श्रृंखला का नाम है संविधान की अंतरात्मा। तो इस श्रृंखला का जैसे ही मेरी क्लास आती है, आप उसी दिन समय निकाल कर उस क्लास को अच्छे से लिख लें। दूसरा, मैं समसामयिक प्रवृत्तियों पे वीडियो बनाता हूं, तो कई विद्यार्थी ये भी समझते हैं कि हमारे सिलेबस में है नहीं है। मैं कहता हूं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ सिलेबस पर फोकस नहीं किया जाए, कुछ आसपास की घटनाओं पर भी ध्यान में दिया जाए, ताकि उससे हमारे दिमाग का विकास होता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे कि अपन बात करें कि कई विद्यार्थियों की आदत होती है कि सभी मुख्यमंत्रियों के नाम वो अच्छे से याद रखते हैं कि कौन से राज्य में किसकी सरकार है, मुख्यमंत्री कौन है। कई इससे आगे बढ़कर राज्यपाल का नाम याद रख लेते हैं। तो हालांकि सीधे सीधे सवाल यहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता है कि हम अच्छे उच्चतम श्रेणी वाले विद्यार्थियों में आते हैं, क्योंकि हम एडवांस कर रहे हैं, हमारे को बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ें के बारे में ज़्यादा जानकारी है। जैसे कहीं कोई बहस के अंदर भी आपसे पूछ लिया जाए, जैसे अपन आपातकाल की बात करें, जैसे बांग्लादेश क्राइसिस की अभी बात करें, जैसे अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसकी बात करें, तो आप अपने तथ्यों के साथ में बात रख सकते हैं। तो ये अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और विद्यार्थियों से हम किस प्रकार से भिन्न बने, इसके लिए मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा करने की प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यकता होती है। तो हमारी संविधान की अंतरात्मा जो है, इस श्रृंखला में आप लोग अच्छे से बने रहें। हम व्यवस्थित तरीके से समग्र रूप से आपको इस तीनों भागों को सबसे पहले करवाएंगे। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना को लेकर हम पहले ही अच्छे से सेशन कर चुके हैं। ये जैसे ही हमारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी, फिर नई श्रृंखला के साथ में हम आप लोगों के साथ में हाजिर रहेंगे। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।